साइंस एमसीक्यू के इस स्पेशल सीरीज में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, जिससे कि आपका साइंस एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज होते जाएगा। आने वाले समय में आप जिस किसी भी एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उस एग्जाम में आप साइंस में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कीजिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज हमारा पहला सेट है, तो चलिए पहले सेट की पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो एक मिनट पहला क्वेश्चन है कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता लगभग, तो अंडे में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाद बाकी जो भी यहाँ विटामिन आप देख रहे हैं उन अंडे में पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी की बात है, तो विटामिन सी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए विटामिन सी का विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन से, तो स्कर्वी रोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग, जिसमें कि दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, ब्लड आने लगता है, अस्थियां हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। अच्छा, विटामिन सी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो जितने भी खट्टे फल आप देखते हैं, जितने भी खट्टे फल देखते हैं, जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, ये सब विटामिन सी के इंपॉर्टेंट स्रोत हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा रेटिनॉल। क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग एक महत्वपूर्ण रोग है, या फिर कह सकते हैं फेमस रोग है, जिसे रतौंधी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। और एक रोग याद रख लीजिएगा इसके साथ ही, जीरोथैलेमिया। ठीक है, जीरोथैलेमिया रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी ना हो इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है भैया, तो विटामिन ए की कमी से रोग नहीं हो इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल, यकृत, ये सब जो है विटामिन ए के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन बी आते हैं, जैसे कि विटामिन बी1, बी3, बी5, बी7, बी6, और इसके अलग अलग रासायनिक नाम होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे हम बाद में करेंगे किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आप देखिए विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। इसकी कमी से होने वाले महत्वपूर्ण रोग जैसे कि रिकेट्स रोग है, जिसे आपने सुना भी होगा, सूखा रोग भी इसे कहा जाता है। और उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग तो हमने देख लिया, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। उसके बाद आप इसमें कह सकते हैं कि मक्खन, जो बटर होता है, मक्खन, दूध, मछली का तेल और एग्स, ये सब आपके विटामिन डी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर विटामिन सी जो है एग्स में नहीं पाया जाता, और उसके अलावे विटामिन पर हमने बात किया। अच्छा, यहाँ पर विटामिन की जब बात आई है तो थोड़ा सा विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रख लीजिएगा कैसिमिर फंक करके एक साइंटिस्ट थे 1911-12 में, जो कि विटामिन के बारे में हमें इन्होंने बताया था। लगभग 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें से कि याद रखिएगा जल में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं और जल में अघुलनशील। तो देखिए, जल में घुलनशील या जल में सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, बस उसको याद रखिएगा बीसी से। किससे, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, और जल में अघुलनशील यानी कि नहीं घुलने वाले जो विटामिन है वो है आपका ए डी ए के। याद रहेगा, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए जो है जल में अघुलनशील विटामिन है। अच्छा, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, वी कैन सी द स्टार्स ट्विंकलिंग। क्यों, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। देखिए, तारों का टिमटिमाना, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके कि
इसके अलावे इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अपवर्तन के कारण और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो कि पूछ लिए जाते हैं। एक तो आपका तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब अपवर्तन क्या होता है नहीं होता है ये हम थ्योरी क्लास में देखेंगे, लेकिन अपवर्तन जो है अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, डेंसिटी वाले माध्यम में, घनत्व वाले माध्यम में जब प्रकाश अलग अलग माध्यम से गुजरता है डेंसिटी वाले, तो इसका जो है प्रकाश मुड़ते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से होते रहता है, अलग अलग माध्यम जैसे जैसे गुजरेगा उसके हिसाब से प्रकाश अपना रास्ता बदलते रहता है। तो तारे तारे जब तारों से जब प्रकाश होकर के आता है हमारे आंखों तक, तो इस बीच में जो वातावरण में बहुत सारे माध्यम से प्रकाश गुजरता है और अलग अलग डेंसिटी वाले माध्यम से होकर के गुजरता है। तो कभी हमें तारा यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, इस कारण से लगेगा कि तारा टिमटिमा रहा है। तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। अलग अलग रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये सब आपने देखा होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर अगर जल में, पानी में इस प्रकार से कोई अगर रॉड डला हुआ है, तो आपको जब ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि छड़ जो डूबा हुआ है, ये बाहर से जब आप देखेंगे तो छड़ जिसका इसका जो रॉड है, इसका जो वास्तविक साइज है इससे छोटा दिखेगा और लगेगा कि ये सतह पर छड़ जो है कुछ मुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, सीधा नहीं दिखाई देगा। तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। कुछ एग्जाम्पल इसके ये हैं कि अगर आप पानी में पानी भरा हुआ है और सिक्का इसमें डाल दिए, तो आपको लगेगा कि सिक्का अपने स्थान से कुछ ऊंचा, कुछ उठा हुआ प्रतीत आपको होगा। तो ये सब जो है अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज मोस्ट फ्लेमेबल। रुई, नायलॉन, ऊन तथा रेशम। तो यहाँ पर नायलॉन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। अच्छा, नायलॉन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नायलॉन एक तरह का फाइबर है और पॉलीमर भी कहते हैं इसे। ठीक है, नायलॉन एक पॉलीमर यानी कि बहुलक है। ठीक है, बहुलक है। तो ये जो नाइलोन आप देख रहे हैं, एन वाई जो है, नाइलोन का एन वाई न्यूयॉर्क शहर से लिया गया है, न्यूयॉर्क शहर के नाम पर पड़ा है नाइलोन का एन वाई। और जो एल ओ एन है ये आपका लंदन के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो दोनों शहर को मिला करके नाइलोन फाइबर जो है ये ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या नाइलोन जो फाइबर है या रेशा है, क्या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ये नेचर में पाया जाता है? नहीं, ये जो है नाइलोन मानव निर्मित, याद रखिएगा, सबसे पहला जो रेशा या फिर मानव निर्मित सबसे पहला जो फाइबर है वो कौन सा था भाई? वो कौन सा मानव निर्मित सबसे पहला रेशा या फिर फाइबर? ये ही है, नाइलोन है। कौन? यही नाइलोन है। अच्छा, इसकी खोज सबसे पहले मानव निर्मित सबसे पहले फाइबर के रूप में 1935 में इसे बनाया गया था, नाइलोन को। ठीक है, नाइलोन को बनाया गया था और 1939 में इसे मार्केट में कमर्शियली क्या किया गया, मतलब लॉन्च किया गया नाइलोन को। अच्छा, अगर बात करें नाइलोन की, तो ये पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या है, इसका एकलक क्या है? तो याद रखिएगा, नाइलोन को हम पॉलीएमाइड भी कह सकते हैं। क्या? पॉलीएमाइड। जैसे पॉलीथीन होता है तो उसका मोनोमर क्या होता है? एथीन होता है, एथिलीन होता है। उसी प्रकार से नाइलोन जो है एक पॉलीएमाइड है और इसमें जो एमाइड इसका मोनोमर है और एमाइड ग्रुप के मोनोमर जो है इसमें जुड़े रहते हैं। एमाइड ग्रुप का जो एमाइड ग्रुप ये वाला CONH2 तो ये मोनोमर आपस में जुड़ करके पॉलीएमाइड बनाता है। तो नाइलोन क्या है? पहला मानव निर्मित पहला रेशा 1935 में बनाया गया, 1939 में कमर्शियली यूज में लाया गया। नाइलोन का पहला जो NY है वो न्यूयॉर्क के शहर से लिया गया है, न्यूयॉर्क और लंदन, LON लंदन से। प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, पॉलीएमाइड है और एमाइड का ये बहुलक है, क्या बोलते हैं, पॉलीमर है। ठीक है, चलिए, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। तो याद रखिएगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एस्टेरॉइड। तो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है? टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड ऊल फाइबर्स। कैसे? टच करके, जला करके, NaOH का साथ रिएक्ट करके, या फिर H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करा करके। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र को हम अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? तो जला करके। ठीक है, जब आप सूती वस्त्र को जलाइएगा, ठीक है, जब आप सूती वस्त्र को जलाइएगा तो ये पूरा का पूरा जल जाएगा और इसमें केवल राख ही राख बचेगा। ठीक है, लेकिन जब आप ऊनी वस्त्र को जलाइएगा तो ये पूरा जलता नहीं है, ये एकदम पूरा काला कड़ा जैसा हो जाता है। तो ये कुछ अंतर है सूती और ऊनी वस्त्र में। ठीक है, क्योंकि ऊन कैसे बनता है ये आप जानते हैं। ठीक है,
चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल रिमेन अनचेंज्ड या फिर विल बिकम जीरो। तो यहाँ से बर्फ जो है एक स्पेशल केस है, बर्फ जो है एक स्पेशल केस है। अगर आप प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, तो ये हम लोग देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट पर किसी भी पदार्थ के ऊपर हम जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके दो केस होते हैं, बस वो याद रख लीजिएगा, आप सवाल आसानी से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। दो केस होते हैं, अगर मेल्ट करने पर, अगर पिघलाने पर, ऑन मेल्टिंग मतलब अगर पिघलाने पर किसी भी पदार्थ का अगर वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे कि अगर आप लोहा को पिघलाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लोहा को अगर पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, पिघलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस टाइप के पदार्थ में, केस वन में आप याद रखिएगा, उस टाइप के पदार्थ में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट जो है एक दूसरे के समानुपाती। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो लगभग सारे सॉलिड, लगभग मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो है उसको आप पिघलाएंगे, मोस्ट ऑफ द सॉलिड जब आप उसे पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि प्रसारित होता है, वो उसका एक्सपेंशन होता है। जब आप पिघलाएंगे तो एक्सपेंड होगा, क्योंकि पिघलाने से मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर दूर चले जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम पूरा तगड़ा तरीके से सटा हुआ था, सब जब आप उसे गर्म करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर मतलब बॉन्ड तोड़ करके क्या होगा, फ्री होने को कोशिश करेगा, और जब फ्री होगा तो वो फैलेगा, तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप प्रेशर मेल्टिंग करने पर जब वॉल्यूम बढ़ता है, उस टाइप के पदार्थ में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। मान लिया कि कोई लोहा है, लोहा अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस इसका पर मेल्ट करता है, तो आप चाहते हैं कि कम ताप दे करके इसको मेल्ट करा देना, तो आपको क्या करना होगा, इस पर प्रेशर घटाना होगा। अगर आप प्रेशर घटाएंगे इसका तो क्या होगा, इस पर दाब घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाएगा। और प्रेशर घटाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, यानी कि 700 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मेल्ट कर जाएगा। तो ये तो समझ गए। अब दूसरा एक केस है जो कि स्पेशल केस है, दूसरा केस याद रखिएगा किसका, बर्फ और यानी कि आइस और रबर का। इसमें क्या होता है कि जब आप आइस या रबर को मेल्ट करेंगे, ऑन मेल्टिंग, ठीक है, इसे पिघलाएंगे तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम घटता है। याद रखिएगा, जब आइस या फिर रबर इस टाइप के जो मैटर हैं, इसको जब आप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम घटेगा। और वैसे पदार्थ जिसको मेल्ट कराने पर, पिघलाने पर जिसका वॉल्यूम घटता है, उसमें प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन उल्टा होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इसे हो सके तो अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो वैसे पदार्थ जिसका वॉल्यूम बढ़ता है मेल्ट करने पर, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होता है, एकदम समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और वैसे पदार्थ जिसका मेल्ट करने पर वॉल्यूम घटता है, उसमें प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है, प्रेशर घटाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये आइस और रबर का ये एग्जांपल है। तो यहाँ आप बताइए कि बर्फ पर जब दाब बढ़ेगा, बर्फ पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। बर्फ पर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मान लिया कोई बर्फ के 2-4 टुकड़े ले लीजिए, और 2 टुकड़ों को आप इस पर इतना प्रेशर दीजिए कि आपस में चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो इसका जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट घट के ये -20 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाए, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। याद रखिएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, सूर्य उदय तथा डूबते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल। तो ये तो सबको ही जानता है कि इसके स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सनसेट और राइज के टाइम पर जो है सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन दोपहर के समय में ये वाइट दिखाई पड़ता है। आपका आकाश का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है, आकाश का ब्लू दिखाई देना।
फिर उसके बाद जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी भी जो आपको ब्लू नीला दिखाई पड़ता है, ये सब के सब किसके उदाहरण है? ये सब के सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव हो पाता है। देखिए स्कैटरिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो प्रकाश के वेवलेंथ के फोर्थ पावर के, ठीक है, प्रकाश के वेवलेंथ की फोर्थ पावर की, यानी कि वेवलेंथ बढ़ाएगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा। अब आप बताएंगे कि प्रकाश में रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और वेवलेंथ अधिक होगा तो स्कैटरिंग उसका कम होगा, यानी कि प्रकीर्णन उसका कम होगा। तो सवेरे के टाइम पर सूरज जो है सबसे ज़्यादा दूर में होता है, ठीक है, क्षैतिज होता है, और यहाँ से जो सूरज से जो प्रकाश निकलता है तो ये प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश जब यहाँ से निकलेगा तो सनलाइट में व्हाइट लाइट होता है और उसमें 7 प्रकार के कलर होते हैं। तो ये जो कलर है जिसमें से कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होने के कारण ये स्कैटरिंग कम हो पाता है, फैलता कम है, छिड़ियाता कम है, लेकिन इसके सारे लाइट जो है वो छिड़िया जाता है, इधर ही सारे लाइट छिड़िया जाते हैं, लेकिन जो रेड लाइट होता है वो हमारे तक पहुँच जाता है, क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है, प्रकीर्णन इसका कम होता है, और हमारी आँखों तक सवेरे के टाइम पे और शाम के टाइम पे ये पहुंच जाता है, जिस कारण से कि सूरज हमें लाल दिखाई पड़ता है। वही इसका एग्जाम्पल है, आकाश का ब्लू दिखाई देना या फिर जो समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब आपके स्कैटरिंग का उदाहरण है, ठीक है। अब आगे देखिए, घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं? घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन द हाउस। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अब देखिए समानांतर क्रम में कैसे विद्युत संयंत्र को जोड़ा जाता है, तो देखिए अगर श्रेणी में अगर जोड़ दिया जाएगा, सीरीज में अगर विद्युत संयंत्र को जोड़ दिया जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो सीरीज में करंट जो होता है, करंट सारे अप्लायंसेस के थ्रू क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में सारे अप्लायंसेस के थ्रू करंट क्या होगा? सेम होगा। इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसमें भी आई करंट जाएगा। अगर किसी तरीके से, अगर किसी कारण से किसी एक भी अप्लायंसेस में गड़बड़ी हो गया और यहाँ से अगर किसी कारण से ये लाइट कट हो गया, तो इसके बाद का सारा अप्लायंसेस में लाइट नहीं जाएगा और नहीं चलेगा। इस कारण से घर में आप देखते होंगे कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया या खराब हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सारे के सारे आपके घर के लाइट या फिर फैन बंद तो नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब है कि घरों में जो लाइट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। और पैरेलल में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो पैरेलल में इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये आपका समानांतर है। अब समानांतर में क्या होता है कि करंट का डिवीजन हो जाता है। यहाँ से अगर आई करंट चलेगा तो ये इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3 जाएगा। अगर ये वाला खराब हुआ है तो केवल इसी में यही कटेगा, ठीक है, बाद बाकी इस तरफ ये फ्लो होते रहेगा करंट। तो कोई भी तरह का यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा, जो खराब होगा केवल वही खराब होगा, बाद बाकी और सब वही से ही चलते रहेगा। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो घरों में लाइट होते हैं लगाए जाते हैं, ठीक है, अप्लायंसेस लगाए जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार का एक्शन है? फिजिकल चेंज है, रासायनिक चेंज है, सामान्य क्रिया है, या फिर कोई नहीं? तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार का प्रक्रिया है, इसको देखने से पहले हम कुछ चेंज को देख लेते हैं। एक आपका केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। जो केमिकल चेंज होता है, ठीक है, केमिकल चेंज होता है, ये एक प्रकार का, इसमें जब केमिकल चेंज होगा तो एकदम अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जो सामान आपके पास है, मान लिया उसमें अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें जैसे ही चेंज होगा तो उसमें जो परिवर्तन है वो एकदम अस्थाई हो जाएगा, यानी कि जब वो खत्म हो जाएगा तो आप फिर से उसे उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अस्थाई परिवर्तन है, इरिवर्जिबल होगा, इरिवर्जिबल यानी कि फिर से हम रिवर्स करके उसे वही प्रोडक्ट नहीं बना सकते। एक बार चेंज हो गया तो वो चेंज्ड अवस्था में ही रहेगा, आप फिर से उसे पुरानी अवस्था में बदल करके नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर लोहे में एक बार जंग लग जाए, लोहे में जंग लग जाए तो क्या फिर से उस जंग लगे हुए लोहे को हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे पहले ये लोहा था? नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। जैसे कि अगर क्या होता है, भोजन मान लिया कि आपके पास चावल है, दाल है, एक बार आपने चावल दाल ये सब को पका दिया तो क्या आपका चावल या दाल फिर से आप चावल दाल बना सकते हैं? तो जो सामान एक बार परिवर्तित
हो गया, अगर आप फिर से उसे उसी रूप में नहीं ला सकते हैं तो वो आपका केमिकल चेंज है जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। भोजन का पकना, अगर दूध से दही बन गया, अगर दूध से दही बन गया तो क्या आप दही से फिर दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है, ये इरिवर्जिबल है, इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक वन वे डायरेक्शन वाला है, दूध से दही बन गया तो ये बन गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार का चेंज होता है आपका केमिकल चेंज। तो बताइए लोहे में जंग लगना किस प्रकार का चेंज होगा भैया? तो ये आपका रासायनिक प्रक्रिया होगा। अब फिजिकल चेंज के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जिस भी पदार्थ में चेंज आएगा हम उस पदार्थ को फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं, यानी कि ये रिवर्जिबल होता है, ठीक है। और अस्थाई परिवर्तन होता है, यानी कि अस्थाई परिवर्तन का मतलब इसमें परिवर्तन जो है अस्थाई नहीं होता है, हम फिर से इसे चेंज करके उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप पानी को गर्म करें, जल को गर्म करते हैं, तो जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या फिर से ये ठंडा होगा, या फिर ये पानी गर्म होने के बाद वाष्प इसका बनेगा और जब आप वेपर को कहीं से रोक लेंगे तो फिर से ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल को गर्म करके आप इसको वाष्प में बना सकते हैं और वाष्प से फिर से पानी बना सकते हैं। तो रिवर्जिबल है, यानी कि अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। तो जल को गर्म करना ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। अगर आप बर्फ को गर्म करके इसे पानी बनाते हैं, तो बर्फ को गर्म करके अगर पानी बन गया, ठीक है, तो क्या पानी फिर बर्फ बन सकता है? तो जी हाँ, बन सकता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन होता है, इस प्रकार का चेंज फिजिकल चेंज होता है। अच्छा, लोहे में जंग लगने से बहुत बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फेमस है कि बताइए लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या फिर घटता है? लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या फिर घटता है? तो याद रखिएगा लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा केतली में पानी का गर्म होना कन्वेक्शन का उदाहरण है। कन्वेक्शन यानी कि संवहन का उदाहरण है। अब संवहन का उदाहरण कुछ और भी, जैसे कि आप देखते होंगे कि आप रूम हीटर लगाते हैं, ठीक है, रूम हीटर लगाते हैं ठंडी के दिनों में। अब रूम हीटर जैसे ही आपने लगाया तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा रूम धीरे धीरे क्या होता है, पूरा रूम गर्म होता है। पहले रूम हीटर के पास का, रूम हीटर जहां पर होगा उसके पास का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो गर्म होगा। अब जैसे ही कोई मॉलिक्यूल्स गर्म होता है तो वो उसका डेंसिटी क्या होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। अब डेंसिटी कम होगा तो ये यहां से उठ करके क्या होगा, जिधर डेंसिटी कम, लोअर डेंसिटी है, तो ये और जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएगा वो लोअर डेंसिटी वाला क्षेत्र हो जाएगा, और उसके बाद जो गर्म नहीं होगा वो हाई डेंसिटी में होगा। तो हाई डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, लोअर डेंसिटी की ओर आएगा, और ये लोअर डेंसिटी वाला क्या होगा, यहाँ से ये इसको भगा देगा यहाँ से, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएगा। अब जो ठंडा था वो क्या होगा, गर्म वाले क्षेत्र में आएगा, फिर से वो गर्म वाला गर्म हो जाएगा, और गर्म होके फिर ये क्या करेगा, इधर जाएगा, और फिर जो ठंडा था वो इधर आएगा, और इस प्रकार से एक चक्र चलते रहता है। ठंडा जाएगा गर्म की ओर, गर्म जाएगा ठंडा की ओर, पूरा का पूरा रूम जो है गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार का रिएक्शन, इस प्रकार का जो हीट का ट्रांसफर आप देखते हैं, ये कन्वेक्शन का उदाहरण होता है। जैसे कि केटली पर पानी गर्म करते हैं, तो केटली पर जब पानी गर्म करेंगे तो जैसे केटली जैसे ही गर्म होता है तो केटली पहले क्या होता है, केटली जो पेंदा होता है वो गर्म होगा। अब केटली के पेंदे से सटा हुआ जो पानी होगा वो गर्म होगा, ये पानी है, तो केटली के पेंदे से सटा हुआ पानी गर्म होगा। अब जैसे ही केटली के पेंदे में सटा हुआ पानी गर्म होता है तो ये गर्म होकर इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम होगा तो ये क्या होगा, जो जिधर हाई डेंसिटी है उधर का मॉलिक्यूल क्या होगा, तो लो डेंसिटी की ओर जाएगा, और लो डेंसिटी वाला हल्का होकर के ऊपर उठ जाएगा। अब ऊपर उठ के ये गर्म वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला गया और ठंडा वाला मॉलिक्यूल नीचे आ गया। ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर से उसे गर्म करेगा, और जब ये गर्म होगा तो फिर क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत जो ठंडा बचा था वो नीचे आएगा, और इस प्रकार से पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन का उदाहरण होता है, संवहन का उदाहरण होता है, ठीक है। अब देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार का उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड थेरेपी के द्वारा मांसपेशी मसल्स में जो दर्द होता है उसको हम क्या करते हैं, उपचार में लाते हैं। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, देख लीजिएगा आप, जितने भी सवाल है आप इंटरनेट पर देखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, रेडिएशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन, ये क्या किया जाता है, इंफ्रारेड रेज को मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए। अच्छा, इसमें इंफ्रारेड लाइट का यूज किया जाता है, और इस थेरेपी को थर्मल या फिर हीट रेडिएशन
थेरेपी भी कहा जाता है, थर्मल या फिर हीट रेडिएशन थेरेपी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड थेरेपी या फिर थर्मल या हीट रेडिएशन थेरेपी के द्वारा मांसपेशियों में दर्द के का उपचार किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का समानांतर प्रतिरोध रजिस्टर या इंग्लिश में देखते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल रजिस्टर। दो पैरेलल रजिस्टर रखा हुआ है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। दो पैरेलल रजिस्टर, तो दो पैरेलल रजिस्टर है, इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अच्छा, कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर, एक रजिस्टर, दो पैरेलल रजिस्टर में एक रजिस्टर का वैल्यू दे दिया गया है 2 ओम, तो कहता है दूसरा का मान बताइए। दूसरा का मान लिया ये R2 है, तो दूसरा का मान बताइए, जबकि टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस दो समानांतर सर्किट वाले रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस जो दे दिया गया है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दे दिया गया है 1.403 ओम दे दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है। अब आपको एक यहाँ से फॉर्मूला बताते हैं कि जो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, मान लिया कि R1 R2 दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है और आपको कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट और 1/R1 प्लस 1/R2। और जब इसको इस प्रकार से निकालेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो R1 प्लस R2, ये इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। आप इसे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट निकालने का, R1 R2 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 और दोनों का जोड़ के आप जब निकालेंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। लेकिन यहाँ पर R2 नहीं दिया गया है और ये R इक्विवेलेंट दिया गया है और R1 नहीं, R1 दिया गया है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है? 1.403 दिया गया है और R1 का वैल्यू दिया गया है 2 और R2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो दो यहाँ पर अननोन है और दो अननोन है और एक यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो ये R2 का वैल्यू जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको आप अगर कहिएगा तो इसका एनालिसिस जो है, इसका एनालिसिस, इसका कैलकुलेशन पूरा का आपको हैंड रिटेन फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो R2 जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकलेगा 4.70 ओम, 4.70 ओम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4.070। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक क्या होता है? यानी कि सेमीकंडक्टर को गर्म किया जाए, उसको हीट दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पर एक बहुत, जैसे कि मैंने आपको कहा है, एमसीक्यू के माध्यम से सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर आप प्यार देंगे, अगर आपका सपोर्ट होगा तो बहुत अच्छे से आपका साइंस पूरा रिवाइज करवा दिया जाएगा। देखिए, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब सेमीकंडक्टर में मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर का जो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो इसको अभी नहीं बता सकते, बस ये कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है, जो ऑर्बिट होता है किसी भी एलिमेंट का, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और जर्मेनियम सिलिकॉन, ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है अपने साथ? सिलिकॉन का आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, अब ये 4 इसको चाहिए तब ये ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ये सिलिकॉन से ले लेगा। और ये क्या बनाता है? ये इस प्रकार से जो है बॉन्ड बनाता है, इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है। किस प्रकार का? कोवैलेंट बॉन्ड। अब जब ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, जब इसे आप गर्म करेंगे तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंडक्टर का काम करता है, कंडक्टिविटी में भाग लेता है। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा वो क्या करेगा? मूव करेगा, कंडक्ट कराएगा और वो कंडक्टेंस की ओर जाएगा, यानी कि उसके प्रतिरोधकता से किधर की ओर जाएगा? कंडक्टेंस, चालकता की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस तरह का नेचर दिखाता है? तो एनटीसी नेचर दिखाता है। क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। इसे लिख लीजिएगा, निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है भाई? निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर दिखाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस घटने का मतलब है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध घटेगा
तो नहीं प्रतिरोध करने वाला यानी कि चालकता बढ़ेगा, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर एनटीसी को शो करता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, जिसमें कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है उल्टा। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो आप बताइए, सेमीकंडक्टर में अर्धचालक का प्रतिरोध जब गर्म करते हैं तो क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या है भैया? फैराडे कांस्टेंट क्या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, या फिर करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट उस पर डिपेंड करता है, या फिर डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सब तो आप इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन फैराडे कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह इसका मान क्या है? एप्लीकेबल है। फैराडे कांस्टेंट को थोड़ा सा इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि इस प्रकार से नहीं, जल्दी जल्दी केवल एमसीक्यू करा दिया जाए, तो वैसे भी करा दिया जाएगा। इस तरह का अगर डिटेल्ड एनालिसिस आप चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? तो फैराडे कांस्टेंट होता है, लिख लीजिए इसको, कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? चार्ज यानी कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी को कहा जाता है फैराडे कांस्टेंट, जिसका मान होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम पर मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी को कहा जाता है फैराडेज कांस्टेंट, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 96,500 कूलम्ब पर मोल। यानी कि एक मोल में 96,500 कूलम्ब चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये याद रखिएगा, फैराडेज कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। देखिए, दूरी की इकाई है, जब हम खगोलीय दूरी, निर्वात में, स्पेस में जो दूरी मेजर करते हैं, प्रकाश वर्ष में करते हैं, पार्सेक में करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में करते हैं, तो ये सब आप जानते होंगे। तो एक साल लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, निर्वात में, किसमें? निर्वात में या फिर वैक्यूम में, निर्वात में या फिर वैक्यूम में एक साल में प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो ये तय की गई दूरी है, तो किसका यूनिट हो जाएगा? ये दूरी का हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। और 1 लाइट ईयर के बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब इतना मीटर एक साल में प्रकाश दूरी तय कर लेता है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगभग 3 लाख मीटर एक सेकंड में प्रकाश गति कर लेता है। तो एक साल में कितना करता होगा, इसे हम निकालते हैं। तो 1 लाइट ईयर कहलाता है। अच्छा, एक पार्सेक क्या होता है? पार्सेक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। 3.26 लाइट ईयर होता है। अच्छा, उसी के साथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रख लीजिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी, ठीक है, लाइट ईयर, और आपका एक पार्सेक, याद रखिएगा। बस अब देखिए, एक 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब, एक बल्ब है आपके पास, ठीक है, एक बल्ब है जिसका क्षमता कितना है, जिसका पावर दिया गया है कितना? 250 वाट। कितना दिया गया है? पावर दिया गया है 250 वाट, और इसमें वोल्टेज कितना दिया गया है? 100 वाट। तो पावर जो है 250 वाट है और वोल्टेज है 100 वोल्ट, ठीक है। पावर 250 वाट, वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो आप इसे इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। हम आपको यहाँ फॉर्मूला बता देते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि P बराबर V, जिसका यूनिट होता है वॉट। अच्छा, इसको अगर यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहे तो हम जानते हैं V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR होता है, वोल्टेज बराबर IR होता है। तो अगर इसे पावर, अगर रेजिस्टेंस केवल दिया रहे तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा? IR इंटू आई। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर। अच्छा, आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बाय आर हो जाएगा। आई बराबर वी बाय आर हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आई बराबर वी बाय आर, तो वी और वी बाय आर, तो पी बराबर वी स्क्वायर आर। तो पावर निकालने का 3 फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। वी आई पावर पी बराबर वी आई, उसके बाद आई स्क्वायर आर। तो जो आपको दिया रहेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन रहता है तो केवल फॉर्मूला बेस्ड रहता है, फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तीन फॉर्मूला, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर और पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, ये 3 फॉर्मूला पावर निकालने का, जिसमें कि आपको कुछ दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, उसके हिसाब से निकालना है। यहाँ पर कह रहा है कि 250 वाट, यानी कि पावर दिया गया है,
वोल्टेज दिया गया है, करंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो देखिए पावर बराबर VI, पावर दिया है 250 वाट और वोल्टेज दिया है 100 वाट, तो करंट निकालना है। तो बता दीजिए करंट क्या होगा? करंट हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से आपको जो दिया रहेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड किसमें होता है? तो याद रखिएगा साउंड का, इसके जानने से पहले हम थोड़ा सा साउंड पर चर्चा कर लेते हैं। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। क्या है? यांत्रिक तरंग है। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। और साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। नीड्स मीडियम, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल्स नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होता है तभी जाकर के साउंड प्रोपगेट कर पाता है। तो मीडियम चाहिए ही चाहिए, तो इसको मीडियम चाहिए। और याद रखिएगा सॉलिड्स में साउंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। तो सबसे कम साउंड का स्पीड आपको गैस में देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा लिक्विड में देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा सॉलिड में देखने को मिलेगा साउंड का स्पीड। अच्छा, एयर में, यहाँ क्या है? एक प्रकार का गैस है एयर। तो एयर में साउंड का स्पीड लगभग याद रखिएगा 343 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 343 मीटर जो है एयर में साउंड अपना गति तय करता है। अच्छा, स्टील में साउंड की गति होती है, क्योंकि सॉलिड है, 5100 मीटर पर सेकेंड। 5100 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में निर्वात है, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, और मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पर साउंड का स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होता है। और लिक्विड है वाटर, तो वाटर में साउंड का स्पीड 1480 मीटर पर सेकेंड। 1480, 81 कहीं पर देखेंगे तो साउंड का स्पीड आप बताइए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस में है? तो स्टील में है। अच्छा, स्टील से भी ज़्यादा साउंड का स्पीड आपको किस में देखने को मिलता है? तो स्पीड से ज़्यादा आपको साउंड का स्पीड स्टील से ज़्यादा एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। कितना? 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टील में कितना? स्टील में हमने कितना देखा? 5100 मीटर पर सेकेंड। और आयरन में, लोहा में साउंड का स्पीड होता है 5120 मीटर पर सेकेंड। तो याद रख लीजिएगा साउंड एक मैकेनिकल वेव है, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा साउंड जो होता है, साउंड का स्पीड सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। तो यहाँ पर हमने देखा एयर में साउंड का स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5100 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपेगेट ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं, तो यहाँ ये चुपचाप बैठा रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। और वाटर में साउंड का स्पीड 1480 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में साउंड का स्पीड सॉलिड है 6420 मीटर पर सेकेंड। आयरन में 5120 और स्टील में। तो ये हमने देख लिया साउंड के बारे में। अब देखिए सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूट को अगर सॉल्यूशन से सेपरेट करना है, मान लिया कि कोई सॉल्यूशन है और उसमें कुछ सॉल्यूट, कोई पानी या कुछ है, उसमें कुछ सॉल्यूट विलेय है, अब उसे हमें अलग करना है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो इसका अंदर का सॉल्यूशन है ये क्या होगा? वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, वेपराइज होकर के उड़ जाएगा और आपका बच जाएगा सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, बताइए। देखिए सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम अगर पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप और तीसरा पीरियड, फर्स्ट ग्रुप और तीसरा पीरियड में आपको सोडियम देखने को मिलेगा। पहले ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? हेलिना, हमने बताया था आपको। हेलिना के फादर का रॉबरी का केस फ्रांस में, ठीक है। तो ये आपको हेलिना के रॉबरी का केस फ्रांस में, ये हमने देखा था हेलिना के फादर के रॉबरी का केस फ्रांस में, ठीक है। हेलिना के फादर के रॉबरी का केस फ्रांस में। तो देखिए सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप में और थर्ड पीरियड में आता है। अच्छा, सोडियम का जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल, यानी कि क्षार धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। इसके पास इसका आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? +1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट या फिर अपना आपको फ्री कर लेना चाहता है। उसके बाद देखिए सोडियम की खोज किसने करी थी? तो याद रखिएगा हम्फ्री डेवी ने। किसने? सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने करी थी। किसने? हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज करी थी। अच्छा, सोडियम को अगर आप खुला हवा में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से क्या करेगा? रिएक्ट करके दूसरा अपना अवस्था में आ जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब में ये कन्वर्ट हो जाएगा पानी से। तो इसीलिए सोडियम अपने मूल स्वरूप को बनाए रखे, मतलब सोडियम ही रहे, सोडियम Na ही रहे, इसके लिए क्या करता है? इसको हम केरासन तेल में डाल करके, डुबो करके
रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि ये अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखे। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ तो याद रखिएगा कुछ टीकों का आविष्कार या फिर कुछ जैसे कि जॉनस साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किया इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 ग्राम ठोस को 16 ग्राम ठोस सल्फर है, उसमें S8 के कितने अणु होंगे? S8 के कितने अणु होंगे? याद रखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, सॉलिड सल्फर। तो इसको हम कैसे निकालें? किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या फिर एटम के एक मोल में कितना उसका मॉलिक्यूल्स होता है, कितना अणु होता है? तो याद रखिएगा एवोगाड्रो कांस्टेंट आपको याद होगा, एक मोल अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर अणु होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है S8 जो है सल्फर का, S8 हमारे पास 16 ग्राम सल्फर में S8 के कितने अणु होंगे? 16 ग्राम सल्फर में S8 के कितने अणु होंगे? तो सबसे पहले S8 का आपको मोलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। उसके पहले सल्फर का मोलिक्यूलर वेट क्या होता है? सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 32 होता है, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16 है और इसका एटॉमिक वेट जो है ये आप जानते होंगे 32 है। तो S8 का मोलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 32 इंटू 8, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 256 ग्राम। अब S8 का मोलिक्यूलर वेट 256 ग्राम, तो 256 ग्राम यानी कि S8 में 256 ग्राम सल्फर में S8 में जो है कितने अणु होंगे? S8 के कितने अणु होंगे? तो 6.2022 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, 256 ग्राम S8 सल्फर में, 256 ग्राम, चूंकि S8 का मोलिकुलर वेट कितना? 256 ग्राम, तो 256 ग्राम सल्फर में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। लेकिन वहीं पर बात करें 1 ग्राम सल्फर में S8 के कितने अणु होंगे? तो याद रखिएगा 1 ग्राम का अगर हमें निकालना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 256 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 16 ग्राम S8 में सल्फर के कितने अणु होंगे? तो 16 ग्राम S8 में सल्फर के कितने अणु होंगे? तो इसे रख दीजिए उस जगह पर, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 से 256 16 बार में कट जाएगा, 16 से 256 16 बार में कट जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार से आसान बना सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 16 है। अगर यहाँ से एक दशमलव आगे करें तो ये हो जाएगा 60.22 इंटू 10⁻22 बटे 16, और हम जानते हैं 16 तिया कितना होता है? 48 होता है, तो 3 बार में 60 कट जाएगा, बचेगा 12, तो 16 साथे बलोतर थे, तो 3.76 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल होंगे 16 ग्राम सल्फर, 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 के कितने अणु होंगे? तो 3.76 इंटू 10⁻22 अणु होंगे। तो ये इसे आप याद रख लीजिएगा, या फिर आप कहेंगे तो आपको यहां से PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दिया गया है C2H4O। किसी यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र दिया गया है C2H4O, और उसी यौगिक का वेपर डेंसिटी दिया गया है कितना? 44 दिया गया है। तो बोल रहा है बताइए इस अणु का इसका अणु सूत्र क्या होगा, यानी कि इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां से हम आपको कुछ फॉर्मूला बता। अब यहां से देखिए, यहां दिया गया है मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र का वेट कितना होगा इसे हम निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र का वेट कितना होगा? C2, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 6 होता है, और एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक वेट होता है 12, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 2 होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 होता है, और 1 है संख्या में, तो इसे जब पूरा जोड़ेंगे तो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र निकलेगा 44। कितना? 44। तो 44 तो हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है वेपर डेंसिटी, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, याद रखिएगा। मोलिक्यूलर, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं रहा है, मोलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का
किसी कंपाउंड का जो मोलिक्यूलर वेट होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी, टू इंटू वाष्प घनत्व। तो बस आपको यही याद रखना है, किसी भी कंपाउंड का मोलिक्यूलर वेट जो होता है, मोलिक्यूलर यहाँ लिखा नहीं रहा है, लग रहा है क्या दिक्कत हो रहा है, तो मोलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का जो होता है वो होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना है, वेपर डेंसिटी है आपका 44 और 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका मोलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, इस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। तो मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 44 यानी कि 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 1 मिनट। तो हमारे पास पता चल गया वेपर डेंसिटी, हमारे पास वेपर डेंसिटी पहले से था 44, मोलानुपाती सूत्र है 44 और जो मोलिकुलर वेट है 88 है। तो याद रखिएगा हम निकाल लेते हैं एन कि कितना नंबर ऑफ एन होगा, तो वो होता है आपका कितना, तो अनुसूत्र यानी कि मोलिकुलर वेट बटे मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र n बराबर होता है अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। अच्छा, अनुसूत्र बराबर हमको निकालना है अनुसूत्र, तो n इंटू क्या अनुसूत्र तो पता है हमें, अनुसूत्र हमें पता है ना, अनुभार हमें पता है कि कितना निकला, 88 निकला था, और मूलानुपाती सूत्र कितना 44 है। तो n का मान निकल गया, n का मान क्या हो गया, 2 हो गया, n का मान हो गया 2। अब हम यहाँ से अनुसूत्र निकाल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। अब अनुसूत्र आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र इंटू 2, मूलानुपाती सूत्र इंटू 2, तो मूलानुपाती सूत्र कितना दिया है, C2H4O और इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा C4H8O2, ये हो जाएगा आपका अनुसूत्र। ठीक है, इसको कैसे निकाले हैं, मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र, ये सब हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका। अच्छा, जल का अनुसूत्र H2O है, जल का अनुसूत्र तो जानते हैं H2O है, इसमें हाइड्रोजन तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। देखिए, अगर H2O दिया गया है तो इसमें सबसे पहले H2O का मोलिकुलर वेट निकालिए। हाइड्रोजन का मोलिकुलर एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो टोटल जो है H2O का मोलिकुलर वेट कितना, 18, टोटल हो गया 18। और इस 18 में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, इस 18 में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, H2O में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, बस ये निकालना है। H2O में हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 है, तो टोटल मोलिकुलर वेट 18 है और H2 का मोलिकुलर जो मात्रा है वो 2 है। तो अगर हमें हाइड्रोजन H2 का प्रतिशत निकालना है तो कितना निकालना होगा, 2 है, कितना में, 18 में, 2 है 18 में। तो अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा, 1/9 किसके बराबर होता है, 11% के बराबर, क्योंकि जब 1/9 इंटू 100 कीजिएगा तो आपका 11% निकलेगा, तो लगभग 11% जो है H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः A और B है, तो याद रखिएगा हम आपको जब ब्लड ग्रुप बताएंगे, अभी हम बायोलॉजी ल्यूसेंट का करवा रहे हैं जिसमें कि सेल तक हमने पढ़ाया है, अब हम जेनेटिक्स करवाएंगे, उसके बाद जब बॉटनी में जाएंगे, बॉटनी करेंगे, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे तो वहाँ ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करेंगे, और वहाँ पर डिटेल में आपको समझाएंगे कि अगर किसी बच्चे का, माता पिता का ब्लड ग्रुप A भी है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी होगा और O होगा। ये कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको थ्योरी क्लास में करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, कौन सा यहाँ पर एक तो यहाँ पर जितने भी आपको रोग दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी बैक्टीरिया से फैलते हैं, यानी कि जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं ये जितने भी हैं। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया जनित, जैसे कि हैजा, आपका क्षय रोग, डिप्थीरिया, धनुस्तंभ जिसे कि टेटनस कहा जाता है, हैजा को कोलरा भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया और टेटनस, देखिए सबके सब बैक्टीरिया से फैलने वाले हैं, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया और धनुस्तंभ। तो एक एक करके हम देखते हैं। हैजा जो कोलेरा है, कोलेरा नाम से पता चल रहा है, तो कोलेरा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखिएगा विब्रियो कोलेरी के कारण हम जो हमें बैक्टीरिया, इस विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग फैलता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग फैलता है। और हैजा रोग क्यों फैलता है, तो हैजा रोग फैलता है दूषित जल, ठीक है, दूषित जल और दूषित भोजन के क्या करने से, मतलब सेवन करने से, दूषित जल एवं भोजन से हैजा या कलरा रोग फैलता है विब्रियो कोलेरी के कारण, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण। अब ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं या फिर क्षय रोग कहते हैं, अब ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नाम तो पता चल ही गया होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका कारण क्या है, तो क्या बोलते हैं, ये क्यों फैलता है, अगर ये कहें कि टीबी फैल, ये भी खराब पानी वानी पीने से, या फिर अगर किसी को टीबी हो गया है तो ये जब वो खांसेगा या फिर क्या बोलते हैं छींकेगा, तो उसके पास आप रहिएगा तो आपको भी टीबी फैलने का चांसेस है। तो टीबी एक संक्रामक रोग है, कलरा भी उसी प्रकार से दूषित जल या भोजन से होता है, तो ये भी फैलने वाला है, संक्रामक है। डिप्थीरिया की अगर बात करें कि डिप्थीरिया जो है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो डिप्थीरिया बीमारी जो है, डिप्थीरिया ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखिएगा केरिनी, केरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, याद रखिएगा केरिनी, केरिनी या सुन लीजिए, ठीक है, केरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण डिप्थीरिया रोग होता है, इस बैक्टीरिया के कारण केरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण डिप्थीरिया बीमारी होता है। ये भी फैलता है, ये भी क्या है मतलब कि प्रसारित होने वाला रोग है। लेकिन जो टेटनस है ये बीमारी जो है ये फैलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण ये टेटनस बीमारी होता है। तो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, डिप्थीरिया केरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण, और टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। और टेटनस फैलने वाला बीमारी नहीं है, ठीक है। ये क्यों होता है, तो टेटनस जैसे कि अगर जंग लगा हुआ लोहा या फिर कोई मेटल का टुकड़ा वगैरह, इन सबसे आपको किसी तरह से धस वस गया तो इससे संक्रमित होता है, ठीक है, किसी और से नहीं फैलता है। तो टेटनस के बारे में हमने देख लिया। अब देखिए शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। इसे हम डिटेल में जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये एकदम फेमस बीमारी है, हेमोफीलिया, जो कि एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अब देखिए कौन से निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है, विटामिन बी कौन सा है। अब ये जो सवाल दिया गया है कि विटामिन बी कौन सा है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं। बी वन आता है आपका, बी टू आता है, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 ये आता है। इतना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन आता है। तो इसके बाद देखिए ये थायमीन जो है, थायमीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी1 का नाम, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी से विटामिन बी1 जो कि जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से इंपॉर्टेंट रोग है, बेरी बेरी रोग फैलता है, ठीक है। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का नाम है, जिसकी कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैलेमिया हमने देखा था। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नाम का रोग होता है, जिसकी कमी से किलोसिस नाम का रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर कुछ मतलब क्लियर ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ किसे दे सकते हैं, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए केवल थायमीन या फिर राइबोफ्लेविन, तो दोनों दिया गया है, तो ये देख लीजिए, सबका नाम हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए कहा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता है। देखिए जब रिफ्रैक्शन होता है तो प्रकाश जो है एक माध्यम से रेरर यानी कि सरल विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो किधर की ओर मुड़ेगा, किसके ओर, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है, अपवर्तन में। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा अपवर्तन में, तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, यही होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर रेरर से विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो सघन में इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एकदम सटे सटे पास में है। तो अगर सटे सटे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो आपका वेग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आएगा तो इसका वेग घट जाएगा। और भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगर आप एकदम थोड़ा कम भीड़ भाड़ है उस वाले में जाएंगे तो आपका वेग बढ़ जाएगा, तो वेग तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी तो क्या बोलता है, बदलता है, कहता है कौन सा नहीं बदलता है, वेलोसिटी तो बदलता है। उसके बाद वेवलेंथ में भी कमी आएगी, जैसे ही क्या होता है वेलोसिटी बदलेगा तो वेवलेंथ में कमी या घटता है बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी आप किसी भी माध्यम से, चाहे आप विरल से सघन में जाइए या आप सघन से विरल में जाइए, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो आपको यही याद रखना है कि जो
फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है प्रकाश का, ये किसी भी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलता। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर पर जांच किया जाता है? तो याद रखिएगा, पुलिस नशे में जो गाड़ी चलाता है तो उसके लिए जो जांच चलता है, जांच की कौन नशा किया है या नहीं, तो उसका सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड वाले एक ये में लेता है। उसके बाद उसको सूंघता है। अगर उसमें एकदम हार्ड सिरका जैसा अगर कोई सुगंध आए तो समझ जाता है पुलिस कि ये ड्रिंक किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड वाले पेपर पर इसकी जांच करी जाती है पुलिस के द्वारा। नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस को लिया जाता है, उसके बाद उसको सूंघा जाता है। सूंघने के बाद पता चलता है ये ड्रिंक किया हुआ है या नहीं। तो ये हमने देखा अच्छे से क्वेश्चन को। अगर आप अच्छे से इसे देखेंगे, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ पर साइंस के ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन और उसके साथ हम लोग डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर रिवाइज हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेट के साथ। और आप कहेंगे तो ये सीरीज